बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाजरीन, आज संडे है, संडे मना रहे हैं। उम्मीद है आपका संडे बहुत अच्छे से गुजरा होगा, छुट्टी एंजॉय की होगी आपने। आइए बात करते हैं कि पिछले कुछ अर्सा में पाकिस्तान में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल तब्दीलियाँ आ रही हैं, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियाँ आ रही हैं, अदलिया और पार्लियामेंट की लड़ाई की तब्दीलियाँ आ रही हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन की तब्दीलियाँ आ रही हैं। जब ये सारी तब्दीलियाँ चल रही थी, बड़ी एक हलचल मची हुई है। इलेक्शन करवाना है नहीं करवाना, इलेक्शन होगा नहीं होगा। राना सनवाला साहब ने आज एक नया चैलेंज दे दिया सुप्रीम कोर्ट को। वो कहते हैं कि जी ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा। जब ये सारा सिलसिला चल रहा है, लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है बकौल एतजाज़ अहसन साहब, और सभी को पता है। पार्लियामेंट अदलिया के काम में वो टांग अड़ाती है, अदलिया पार्लियामेंट के काम में टांग अड़ाती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस सारे सिनेरियो में हमारे आर्मी चीफ साहब सामने आते हैं। वो पार्लियामेंट में तशरीफ़ लाते हैं और उन्होंने तकरीर की है, और तकरीर में उन्होंने एक नया स्लोगन दिया है, एक उन्होंने नया नारा दिया है। वो कहते हैं कि जी नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान छोड़ो, हमारा पाकिस्तान की बात करो। तो इस क्लिप में, इस वीडियो में बात करते हैं, तकाबली जायज़ा लेते हैं पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, इन तीनों का। सबसे पहले हम पुराना पाकिस्तान की बात करते हैं। वो जो काफ़ी पुराना पाकिस्तान 1947 वाला, वो जब हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान था, जब उन्होंने बनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया, और आज़ाद मज़हब और आज़ाद लोग और एक कौम। उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई बहुत शॉर्ट अरसे में। पाकिस्तान ने 1956 में अपना पहला आइन दिया। 1956 में पहला आइन, 9 साल के बाद पहला आइन आता है। उसके बाद हम आते हैं 70s 80s तक जब आते हैं, तो वो पुराना पाकिस्तान जो था वो तरक्की करता पाकिस्तान था, उभरती मईशत थी, दुनिया में अपना एक मकाम पैदा करता पाकिस्तान था। उस अरसे में बहुत सारी तब्दीलियाँ भी आती रहीं। उस अरसे में एक से ज़्यादा बार डिक्टेटरशिप भी आई, मार्शल लॉ लगा, जमहूरियत को पामाल किया गया। जब डिक्टेटरशिप आती है, मार्शल लॉ लगता है, तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड होते हैं, जमहूरियत ख़त्म की जाती है, फिर मार्शल लॉ लगता है। ये सारा होता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुनहरी दौर था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। वो पाकिस्तान उभरती मईशत था, वहाँ पर डैम्स बने। उस दौर में पाकिस्तान में डैम्स बने, जबकि बहुत कम कंजम्पशन थी बिजली की, बहुत कम ज़रूरत थी बिजली की। और जो ज़राअत, हमारा मुल्क क्योंकि ज़राई मुल्क है, हमारी ज़्यादा जो इन्हिसार होता है ज़राअत पर होता है, तो डैम्स बनाए गए, नहरी निज़ाम, पानी देना, वो सारा निज़ाम बनाया। पाकिस्तान तरक्की करता चला जा रहा था। अब उसके बाद 90s की बात आती है, जहाँ से स्टार्ट होता है दो ख़ानदानों का इक़्तिदार। वो दो ख़ानदान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शरीफ ख़ानदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इन दो ख़ानदानों ने जब भी मेरी अपने किसी दोस्त के साथ जब बात होती है PTI या PDM वगैरह वगैरह पॉलिटिकली, तो मैं उनसे सिर्फ 2 क्वेश्चन करता हूँ, और ये 2 मुझे पता है बार बार क्यों याद आता है। वो जब रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद नई हुकूमत आई, तो फुर्तियाँ ज़ाहिर सी बात है दिखानी थी। तो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में टीवी पर, नेशनल टीवी पर बैठ कर कहा कि 2000 हर ख़ानदान को 2000 दे रहे हैं, जबकि 2000 से 2 दिन नहीं निकलते, महंगाई इतनी ऊपर चली गई। चले खैर, मैं ये 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे ये 2 क्वेश्चन कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 होता है पाकिस्तान स्टील्स मिल्स। ये हम पुराने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तकाबली जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान स्टील मिल पाकिस्तान की इकनॉमिक की रीढ़ की हड्डी होती थी। पाकिस्तान स्टील मिल पाकिस्तान में रोज़गार देने की ज़ामन थी, पाकिस्तान की तरक्की की ज़ामन थी। अब हुआ यूँ कि यूँ ही ये 2 ख़ानदान इक़्तिदार में आए, शरीफ ख़ानदान इक़्तिदार में आया, तो शरीफ ख़ानदान का ये ज़ाहिर होता है कि ये बड़े बिज़नेस माइंडेड थे, ये बड़ा बिज़नेस एक्सपीरियंस था, ये कारोबार बड़ा अच्छा जानते थे, और ख़ास तौर पर लोहे का कारोबार।
ज़ीरो से स्टार्ट करके इन 30, 31, 35 सालों में इन्होंने क्या किया, शरीफ ख़ानदान का लोहे का कारोबार इस तरह से बढ़ता गया। ये बढ़ता गया शरीफ ख़ानदान का कारोबार लोहे का पर्सनल, यानी कि साबित होता है कि ये जो हुक्मरान थे हमारे, ये जो लोग थे, ये जो शरीफ ख़ानदान था, इनको इतना एक्सपीरियंस था कि इन सालों में ज़ीरो से लेकर ऊपर तक लोहे का कारोबार चला गया इनका। अब होना यूं चाहिए था, क्योंकि जो हमारे लीडर्स थे, हुक्मरान थे, जो काम कर रहे थे, जिनकी हुकूमत थी, इनको तो लोहे का एक्सपीरियंस ही पड़ा है। तो फिर पाकिस्तान स्टील मिल, जो लोहे की फैक्ट्री, जो पाकिस्तान की इकनॉमिक की रीढ़ की हड्डी थी, तो उसको भी इसी तरह से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन रिवर्स हो गया। शरीफ ख़ानदान का लोहे का कारोबार और अपने बाकी कारोबार इस तरह से ऊपर जा रहे हैं, और प्रॉपर्टियां बन रही हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, लंदन में, दुबई में और सारी दुनिया में, पता नहीं कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियां बन रही हैं, और पता नहीं कब कब शो हो रही हैं, कौन कौन सी लीक्स आ रही हैं बेहिसाब। जबकि पाकिस्तान स्टील मिल इसी अरसा में जो तरक्की कर रही थी, जिसका बड़ा अच्छा पीरियड चल रहा था, मैं पहले बयान कर चुका हूं कि रीढ़ की हड्डी थी हमारी इकनॉमी की, वो इस तरह से ऊपर से नीचे को आती गई, बिल्कुल रिवर्स होगा। और आज कहाँ पे है उनका कारोबार? बुलंदियों पे आज, और पाकिस्तान स्टील मिल खत्म, बेरोजगारी। तो फिर ये तजाद नहीं है यार? आप बताएं ना, ये तजाद नहीं बनता कि वो जो बड़े एक्सपीरियंसड हैं, वो जिनका अपना लोहे का कारोबार तरक्की कर रहा है, और कौम का कारोबार जो उन्हीं के जिम्मेदार से बात है, वो हुक्मरान थे तो उन्हीं के जिम्मे था, तो वो नीचे आ गया। मेरा ये पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन होता है डैम। यार जब वो 60s में, 50s में, 70s में, 80s में डैम बन रहे थे और बने और बहुत सारा काम हुआ, उस वक्त जबकि बिजली की कंजम्पशन भी नहीं थी, जबकि ये पिछले 30-35 सालों में अगर आप 80s 90s से लेकर बात करें ना, तो इसमें जैसे मैं हूं ना, मेरी एज के जो लोग हैं, हमने 2 एज देखे हैं, 2 ज़माने देखे हैं, हमने टेक्नोलॉजी चेंज होते देखी है, हमने ज़माना चेंज होते देखा है, हमने तख्ती से लेकर लैपटॉप तक देखा है। वो तख्ती, जब हम छोटे होते थे तख्ती लिखते थे अपनी राइटिंग सेट करने के लिए, सही करने के लिए, साफ़ करने के लिए तख्ती लिखा करते थे, वो कलम, दवात और तख्ती। आज के बच्चे क्या करते हैं? आज के बच्चे लैपटॉप पर, टैब पर बैठ जाते हैं, वहाँ पर वो ऐप्स के ज़रिए अपनी राइटिंग, अपनी स्किल्स, अपने नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं। ये ज़माना हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि वो जो पापा पैसे भेजते थे, वो 15, 20, 30 दिनों में मनी ऑर्डर पहुंचता था। पहले तो पापा भी नहीं होते थे, अब्बू होते थे या अब्बा होता था, तो उन्होंने पैसे भेजने हैं बाहर से, वो पैसे 15-20 दिनों बाद पहुंच रहे हैं, और आज एक क्लिक पे। हमने ये ज़माना भी देखा है कि 7-8 दिनों में, 15-20 दिनों में चिट्ठी पहुंचती थी। किसी का कोई प्यारा, कोई बड़ा बाहर काम करने गया हुआ है, तो वहाँ से चिट्ठी आती है, 15-20 दिनों बाद पहुंचती थी। और आज आप देखो, हमने चिट्ठी से लेकर ईमेल का, बल्कि SMS का और ट्वीट्स का ज़माना देखा है, और एक क्लिक पर आपका सारा मैसेज पहुंच रहा होता है, और आपकी आवाज़ आप सुन रहे होते हैं, और आप तस्वीर देख रहे होते हैं। हमने ये ज़माना भी देखा है। उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी का ज़माना देखा है, हमने मैनुअल सारे काम कन्वर्ट होते देखे हैं, इलेक्ट्रिक मशीनों में हमने देखे हैं। तो जब ये सारी टेक्नोलॉजी कन्वर्ट हो रही थी, जब हम देख रहे थे, जब तो ये हमारे हुक्मरान नहीं देख रहे थे, इनको नहीं पता कि सारे तो काम बिजली पे कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमारी बिजली की ज़रूरियात नहीं बढ़नी। हमारी एक तरफ तो आबादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बिजली की ज़रूरत ज़्यादा हो रही है, जबकि हम बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहे। हमने कोई डैम ही नहीं लगाया, हमने कोई प्रोजेक्ट ही नहीं लगाया। बिजली का शॉर्टफॉल क्यों हुआ? आपको नहीं पता कि पहले 2 बंदे बैठ के हाथ के साथ लिख लिया करते थे, अब 10 बंदे कंप्यूटर पे बैठे होते हैं। वो कंप्यूटर बिजली, हमने नेट का दौर देखा यार, आजकल टोटल वर्क ही इंटरनेट पर होता है। बिजली बंद हो जाए, नेट बंद, आपकी इकोनॉमिक सारी की सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो आपको ये पता नहीं था? ये जो हमारी कैपेसिटी थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो पूरी करने के लिए हमें डैम बनाने चाहिए थे ना, हमने नहीं बनाए। कोयला से बिजली पैदा करनी चाहिए थी ना, हमने नहीं की। कोयला भी हमारा अपना, डैम भी हमारे अपने थे। सोलर पावर से हमने बिजली पैदा करने का एक प्रोजेक्ट लगाया 2013-14 में, वो सहरा में, वो भी नाकाम हो गया, ख़त्म है। ये पुराना पाकिस्तान था। उस पुराने पाकिस्तान में
हमने और भी बहुत कुछ देखा, लेकिन उसके बाद दौर स्टार्ट हुआ नया पाकिस्तान का। नया पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई, वो पाकिस्तान की जो बुनियादी चीज़ थी, नारा था, जो बुनियाद थी, उस पर रखी गई, ला इलाहा इल्लल्लाह पर। नए पाकिस्तान में रियासत मदीना मॉडल पेश किया गया, फलाही रियासत पेश की गई, और उसके तहत वो दस्तरखान, फ्री खाना, फ्री रिहाइश, इंटरेस्ट फ्री लोन और बेशुमार मंसूबे ऐसे लगाए गए। और उसमें जो मेन था, कोरोना आया। कोरोना में मंसूबाबंदी इस तरह से की गई कि जो सोशल डिस्टेंसिंग भी हुई, कारोबार भी चलते रहे, लोगों के कारोबार भी बंद नहीं होने दिए, जबकि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, तजारत बंद थी, कारोबार बंद थे, लोग घरों से बाहर निकलते नहीं थे, मुकम्मल शटडाउन था, सारा कुछ ख़त्म था। लेकिन पाकिस्तान की ने जो पॉलिसियाँ अपनाई, दुनिया ने इसको सराहा। नए पाकिस्तान में हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद देखी। नए पाकिस्तान में हमने जो वक्त की ज़रूरत थी, बचत, कौमी बचत, हमने वो देखी। प्रोटोकॉल कम होता देखा। हमने जो ज़्यादा एक्सपेंसेस थे वो कम होते देखे। हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस एक ही देखा, कोई सब ऑफिस प्राइम मिनिस्टर हाउस का नहीं देखा। हमने जो बैरून मुल्क दौरे करने थे वो दौरे कम होते देखे, और वो बैरून मुल्क दौरों में पूरी फैमिली साथ लेने का जो लेके जाने था रवाज था, वो ख़त्म होता देखा। हमने हमारे इमरान खान को, यानी कि वज़ीर आज़म को, हमने देखा लोगों के बीच बैठे हुए। हमने देखा वो बाहर जाते हैं तो इकनॉमिक सीट पे बैठ के चले जाते हैं। हमने देखा कि वो कोई बड़ा खर्चा नहीं करते। और सबसे बड़ी बात कि जनरल सेशन होता है जब अक़वाम मुत्तहिदा का, तो उन्होंने जो हमारी बात थी, जिस पर हमारे मुल्क में और इस्लामिक मुल्क में बड़े दंगे फसाद होते हैं, वो एक छोटी सी शरारत कर देते हैं, कोई खाका, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्लाह, तो वो खाका बनाते हैं, एक तौहीन करते हैं। तो जो इस्लामिक मुल्क हैं वो अपने ही मुल्क में वो फिर दंगा फसाद करते हैं, वो एहतजाज की सूरत में। और हमने देखा जब फ्रांस वाला मामला पेश आया तो पाकिस्तान में लाशें गिरी, TLP ने स्टैंड लिया। तो हमारे नए पाकिस्तान ने वहाँ पर खड़े होकर बड़े ही अच्छे अंदाज में उनको समझाया कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये जो आखिरी नबी हैं, ये हमारे दिल में रहते हैं। आप अगर उनको कोई बात करते तो हमारे दिल को तकलीफ़ होती है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर नए पाकिस्तान की कोशिशों से ये दिन मुकर्रर किया इस्लामोफोबिया के खिलाफ। तो ये नया पाकिस्तान था। नए पाकिस्तान में हमने बहुत सारे कवानीन बनते देखे। नए पाकिस्तान में जो अवाम की फेवर में एक जो बड़ा कानून बना अदलिया के लिहाज से, वो ये था कि केसेस जल्दी ख़त्म करने हैं। वो पूरा निज़ाम आया, इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन पूरा ना हो सका, वो सेपरेट इशू है। लेकिन वो कानून पास हुआ कि 1 साल के अंदर केसेस ख़त्म करने का निज़ाम बनाया जाए, यानी कि एक बहुत अच्छी ट्राई। उसके बाद नया पाकिस्तान चल रहा था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। और सबसे बड़ी बात, नए पाकिस्तान में रूस का दौरा किया गया और रूस से सस्ती गंदम और सस्ता पेट्रोल ख़रीदने की बात की गई। वो तारीख़ी दौरा था। वो तारीख़ी दौरा जब हो रहा था तो पीछे से रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। रिजीम चेंज ऑपरेशन में हम दोबारा से, जो बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े स्टाइलिश अंदाज में कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो पुराना पाकिस्तान में हमको वेलकम किया गया। फिर हम आए ना ज़रा पुराना पाकिस्तान में, तो फिर पुराना पाकिस्तान ने हमें बताया ना, क्या हो ना पुत्र, आप नए पाकिस्तान में गए कैसे थे, आपकी तो होश ठिकाने आती है ना अब। फिर हर चीज़ ऊपर गई, डॉलर, पेट्रोल, महंगाई, घी, चीनी, सारा कुछ ऊपर गया। इतनी महंगाई हो गई कि गरीब मरने के हद तक पहुंच गए। गरीब के बच्चे को रोटी नहीं मिल रही, इंडस्ट्री बंद, बेरोज़गारी, सफ़ेद पोश के लिए सफ़ेद पोशी कायम रखना मुश्किल हो गया। और पुराने पाकिस्तान में जब हम रिसेंट पुराने पाकिस्तान में आए तो उसमें सबसे बड़ी इंतकामी कार्रवाइयाँ तो वैसे भी होती हैं, लेकिन एक जो प्राइम मिनिस्टर है उस पर हमला होते देखा। इसमें हमने सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं वो एक हद से ज़्यादा देखा। एक साबका प्राइम मिनिस्टर पर दहशतगर्दी के मुकदमात होते देखे और कई होते देखे,
और एक एक दिन में 10-10, 15-15 होते देखे। और वकीलों को पकड़ पकड़ कर जेलों में फेंकते देखा। और लोगों की 80-80 सालों को पकड़ कर नंगी वीडियोज़ बनाते हमने ये भी देखा। और इस वीडियोज़ लीक्स होते हमने देखी। ये पुराने पाकिस्तान में हमने ये भी इखलाकी भी बहुत कुछ देखा, महंगाई भी बहुत कुछ देखी, सियासतदानों की लड़ाइयाँ भी बहुत कुछ देखी, अदलिया और पार्लियामेंट की लड़ाई भी हमने देखी, सियासतदानों की ज़ाती अना भी देखी। और जो वो दावा करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करते, पामाली करते, सस्पेंशन करते हुए देखा। और जो वही कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, इख्तियार देता है वज़ीर आला को कि असम्बलियाँ तोड़ दो, जब उसने असम्बलियाँ तोड़ दी दोनों सूबों की, तो 90 डेज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इलेक्शन कराना, वो होते नहीं देखा। और राना सनाउल्लाह साहब ने आज फिर कहा कि जी ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होना। तो ये पुराना पाकिस्तान हमने दोबारा से देखा। अब हम बात करते हैं नया पाकिस्तान की। नया पाकिस्तान, सॉरी हमारा पाकिस्तान। अब हमारा पाकिस्तान ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद है, सोशल मीडिया पर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद के टेन्योर को नाम दे दिया गया जी ये हमारा पाकिस्तान था। अब हमारा पाकिस्तान है क्या, बनना कैसे है और कैसा हो सकता है? नया भी छोड़ो, पुराना भी छोड़ो, तो क्या ये सारी पार्टियां मिलकर हमारा पाकिस्तान बनाएंगी? यानी कि ये सारी पार्टियों की नफ़ी होकर एक नई पार्टी बनेगी, तो वो अकेली इलेक्शन लड़ेगी, हमारा पाकिस्तान बन जाएगा? या ये अपनी अपनी अनाज छोड़ेंगी और इलेक्शन कराएंगी तो हमारा पाकिस्तान बन जाएगा? या कोई और ही कुव्वत आएगी या कोई और ही सिस्टम आएगा और नया पुराना ख़त्म करके एक ही पाकिस्तान बन जाएगा, उसको हम हमारा पाकिस्तान कहेंगे? और वो कौन सी नई पार्टी या नई कुव्वत या वो कौन सा हमारा पाकिस्तान हो सकता है? उसमें जो पावर है वो किसके पास हो सकती है? अवाम की ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अवाम की पावर जो होती है वो तो पाकिस्तान में नहीं मानी जाती। अफसोस के साथ कहना पड़ता है तो जमहूरियत, लेकिन अवाम को कोई रिलीफ देने की कोशिश भी नहीं की जाती और अवाम के राइट्स का ख्याल भी नहीं रखा जाता। और अवाम के लिए जो ये देखना हमने पिछले 1 साल में देखा, कोई एक कानून बता दें जो अवाम के हक़ में पास हुआ है, नहीं हुआ। तो ये सारे सिलसिले चलते हैं। आपने बताना है कि नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान या हमारा पाकिस्तान, और अगर हमारा पाकिस्तान होता है तो वो किसका पाकिस्तान होगा और वो किस तरह से होगा और उसमें पार्टी कौन सी होगी। शुक्रिया।